So unit 4, today we will start our unit, last unit in your syllabus, that is unit 4 and chapter number 9. The name of the chapter is pipeline and vector processing. बोर्ड एंड पीपीटी विजिबल है सबको? जरा यस और नो करके बता दो मेरे को. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Yes. So topics to be covered. First of all, what do you mean by parallel processing? उसकी concept, definition with diagram देखेंगे. Then we have pipelining. पाइपलाइनिंग के अंदर चेक करेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है. आफ्टर दैट वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक पाइपलाइन एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन. राइट? So this is the second last chapter from your syllabus. After this we have one more chapter, that is on memories, chapter number 12. Right? So first of all, parallel processing. So parallel processing is a term used to denote a large class of techniques that are used to provide simultaneous data processing tasks for the purpose of increasing the computational speed of a computer system. ठीक है? पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? वी हैव सम टास्क्स. ठीक है, मेरे पास 2 3 4 5 टास्क हैं. इसका एक तरीका तो ये है कि मैं पहले T1 करूं, T1 खत्म होने के बाद मैं T2 करूं, फिर T3, T4 एंड T5 को करूंगा. ठीक है? बट in case of parallel processing, all your 5 tasks will be taken place in simultaneous order. Right? In simultaneous order. So इसकी definition क्या कहती है? These are used to provide simultaneous data processing tasks for the purpose of increasing the computational speed of the computer system. कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है. ठीक है? तो इसकी मैं आपको आसान सी एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में लेट सपोज आपकी क्लास का कोलपी का टेस्ट 1 हुआ है. ठीक है? उसके अंदर 48 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं. ध्यान से सुनना बेटा. अब हर एक स्टूडेंट का जब मैं पेपर चेक करता हूं तो मेरे को लेट सपोज मेरे को 1 मिनट लग रहा है. ठीक है? 1 मिनट मेरे को लग रहा है 48 स्टूडेंट में से. जब मैं एक स्टूडेंट का पेपर इवेल्युएट करता हूं तो लेट सपोज आई एम टेकिंग 1 मिनट. तो टोटल 48 स्टूडेंट्स हैं, तो कितना टाइम लगेगा मेरे को बेटा? टोटल टाइम लगेगा 48. वेरी गुड. I simply multiply 1 into 48 which will yield you 48 minutes. ठीक है? तो ये है सिंपल. अगर आपके पास बंदा अकेला है, क्लियर है? अब सेम चीज अगर मैं 48 पेपर्स को 48 टीचर्स के बीच में डिवाइड कर दूंगा तो हाउ मच टाइम आई विल टेक टू इवेल्युएट द एंटायर पेपर्स? 1 minute. शाबाश, वेरी गुड. सो मेरे को 48 पेपर चेक करने के लिए, 48 स्टूडेंट्स के पेपर चेक करने के लिए ओनली कितना टाइम लगा? 1 मिनट. व्हाई? बिकॉज मैंने मैन पावर बढ़ा दी. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग. तो इससे क्या हुआ बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मेरी स्पीड इंक्रीज हुई है. जो पेपर मेरे को 48 मिनट में चेक करने को मिलने थे वो मैंने ओनली 1 मिनट में चेक कर लिए. दैट इज आई हैव सेव्ड 47 मिनट्स. ठीक है? स्पीड बढ़ गई. उसके बाद दूसरी एडवांटेज क्या है? टाइम सेव हुआ बेटा आपका. समझ आई बात? ठीक है? ओवरव्यू पता चल गया पैरेलल प्रोसेसिंग क्या चीज है? Yes, Yes, sir. sir. वेरी गुड, शाबाश. Yes, sir. गुड. सो पर्पस क्या है इसका? द पर्पस ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग इज टू स्पीड अप द कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी एंड इंक्रीज इट्स थ्रूपुट. ठीक है? अब थ्रूपुट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग दैट कैन बी अकम्प्लिश्ड ड्यूरिंग अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम.
मीन्स कि आपको अगर टाइम मिला है 10 मिनट, आपको कोई टाइम मिला है 10 मिनट और 10 मिनट के अंदर आपने 20 टास्क करने हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड थ्रूपुट। एम आई क्लियर? So the amount of processing that can be accomplished during a interval of time, कि आपको इतने टाइम के अंदर इतने टास्क करने ही करने हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रूपुट। ठीक है, सो ये सिंपल सी एक मल्टीपल फंक्शनल यूनिट की डायग्राम है जो पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट अचीव करती है। इसके अंदर क्या है, वी हैव अ प्रोसेसर और रजिस्टर्स विच आर फर्दर कनेक्टेड टू मेमोरी so that to fetch or to store the data from the memory, to and from, right? After that we have some individual functional units, adder, subtractor, which will be used for addition or subtraction of numbers. Integer multiply, whenever you are going to multiply two numbers, integer multiply circuit will be used. Logic unit, ठीक है, logic unit, for example you want to perform and, or, not, XOR, then those operations will be taking place into logic unit. Then shift unit, shift unit is basically used for performing various shifts, whether you are going to perform left shift of your number or you are going to perform right shift or you want to give a circular shift of the number, that all the shifts have been taken place into shift unit. Then we have a incrementer, if you want to increment your number then we have a circuit which is called incrementer, right? Then we have a floating point, add, subtract, ये ऊपर वाला जो एडर और सब्ट्रैक्टर है इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर इंटीजर नंबर, इंट, ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 है, 12 है, 44 है, द नंबर्स व्हिच आर ऑफ इंटीजर्स। Then we have separate circuit for floating point, means your decimal numbers 4.5, 55.6, these are called floating point numbers. सर माइक पीछे रह जरा। Okay बेटा, then we have a floating point multiply and floating point divide. अब इसके अंदर क्या है, ये फंक्शनल मल्टीपल फंक्शनल यूनिट इसको क्यों कहा गया है, बिकॉज सारे जो सारे सर्किट्स हैं, ये काउंट कितना है इसका 8, so all the 8 functional units will be operating simultaneously, ठीक है, फर्स्ट के अंदर आपकी एडिशन हो रही है, दूसरे के अंदर आपकी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तीसरे के अंदर आपका एंड लग रहा है, देन उसके ऊपर शिफ्ट लग रहा है। तो ये बेसिक जो डायग्राम है ये आपको क्या डिक्टेट कर रही है, किसके बारे में बता रही है, आपको पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट समझा रही है। क्लियर है बेटा? Am I clear about this diagram? Yes, यस sir. सर। Next, so these are the areas where we are using the concept of parallel processing. So scientific, engineering, military, medical, artificial intelligence, basic research. And what are the various applications? Numerical weather forecasting, computational aerodynamics, finite element analysis, remote sensing, genetic engineering, computer assisted tomography, ठीक है, then we have a weapon and defense. आप लोगों ने सुना होगा जो अमनदीप हॉस्पिटल है वो आजकल जो है वो सर्जरीज करता है विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स, देखा है ना, सुना है कि नहीं सुना आपने? यस सर। No, sir. नहीं सुना? यस सर। अमृतसर में बेटा बड़ा फेमस हॉस्पिटल है अमनदीप हॉस्पिटल, तो वो रोबोट असिस्टेड सर्जरी करता है। उसका मतलब क्या है कि डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट्स along with the robots. So this it also occupies the concept of parallel processing, ठीक है, उसको बोलते हैं रोबोट असिस्टेड सर्जरीज। तो उसके अंदर भी आपका पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। तो ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग। तो आपको ये एप्लीकेशंस के नाम देने हैं,
ठीक है, जो राइट हैंड साइड के ऊपर लिखी हुई है। अगर आपको बोला जाएगा कि व्हाट आर द वेरियस एरियाज वेयर पैरेलल प्रोसेसिंग इज यूज्ड, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो फील्ड लिखी हुई है उनके नाम देने हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पाइपलाइनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग बेसिकली क्या है, मींस आपका जो पैरेलल प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट है उसको हमने यूज करा है किसके अंदर, पाइपलाइनिंग के अंदर। इसके अंदर भी हमारी साइमल्टेनियसली टास्क की एग्जीक्यूशन होती है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे चलता है। एक पाइपलाइनिंग की पहले मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। आपके घरों के अंदर ऊपर टैंक बने हुए, वाटर टैंक्स हैं। कितने बच्चों के घर पे वाटर टैंक्स हैं? रिप्लाई विद यस और नो। यस सर। ठीक है, Yes, sir. उनके अंदर क्या होता है, लेट सपोज आपके घर के अंदर 3 फ्लोर्स हैं। आपके घर के अंदर 3 फ्लोर्स बने हुए हैं। अब ये जो लेट सपोज ये आपका वाटर टैंक लगा हुआ है जो कि आपका टेरेस के ऊपर, छत के ऊपर है। ठीक है, क्लियर है? और ये नीचे आपकी बिल्डिंग है, इनको मैं डिवाइड कर लेता हूं। ये आपका सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, या आपका ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी टैब लगा हुआ है, यहाँ पे भी टैब लगा हुआ है, और यहाँ पे भी टैब लगा हुआ है। तो सबसे पहले व्हेन you you open the tank valve, तो सबसे पहले क्या होगा, पानी कहां पे आएगा? सेकंड फ्लोर पे सर। सेकंड फ्लोर के ऊपर पानी आएगा। फर्स्ट और ग्राउंड के अभी तक क्या है, पानी नहीं पहुंचा है। ठीक है, सो आप इसको अज्यूम कर लो सेगमेंट 1। ठीक है, मींस के जो आपकी पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली डिवाइड्स इनटू सेगमेंट्स, वेरियस सेगमेंट्स। क्लियर है? सो आफ्टर दैट ये है क्लॉक साइकिल 1 के ऊपर। जब क्लॉक साइकिल 2 आया तो पानी आपका फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। जो ऊपर वाला पानी था बेटा, जो ये वाला पानी है वो इधर चला गया, और सेकंड फ्लोर पे क्या आ गया, न्यू पानी आ जाएगा। यस सर। समझ रहे हो? अब जब आपका साइकिल सेकंड था, सेकंड क्लॉक साइकिल सेकंड था, अब क्या हुआ है, सेकंड और फर्स्ट फ्लोर के अंदर पानी आया है, ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी अभी भी नहीं आया है। ठीक है, जब थर्ड क्लॉक साइकिल आया, थर्ड क्लॉक साइकिल आया आपके पास, क्लॉक साइकिल का मतलब क्या है, टाइम। तब क्या हुआ, सेकंड फ्लोर के ऊपर एक बार जो पानी था, फिर उसके अंदर एक बार फिर नया पानी आ गया। सेकंड वाला जो पानी था वो फर्स्ट में चला गया, एंड फर्स्ट वाला जो पानी था वो ग्राउंड फ्लोर के अंदर आ गया। इसका मतलब क्या है, यू मिनिमम नीड 3 क्लॉक साइकिल्स टू फिल योर पाइपलाइन। समझ आया कि मेरे को मिनिमम 3 क्लॉक साइकिल चाहिए, 3 क्लॉक साइकिल्स चाहिए, सो दैट कि आपकी पाइपलाइन जो है वो फिल हो सके। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन होती है पाइपलाइन कॉन्सेप्ट के अंदर, बट हर एक सेगमेंट के अंदर डेटा अलग अलग होता है। क्लियर है? यस सर। कॉन्सेप्ट पता चला कि कॉन्सेप्ट क्या है पाइपलाइन का? चलिए अब इसको कंप्यूटर के साथ रिलेट करते हैं, अपना कॉन्सेप्ट के ऊपर वापस आते हैं। So pipelining, first of all, it is a technique of decomposing a sequential process into sub operations, with each sub process being executed in a special dedicated segment that operates concurrently with other segments. समझ आई डेफिनेशन?
डेफिनेशन क्या कहती है कि हमारा जो मेन टास्क है पाइपलाइनिंग के अंदर क्या है, लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसका नाम है P1। हम उस प्रोसेस को सब प्रोसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं, ये लिखा हुआ ना, इट इज अ टेक्निक ऑफ डिकम्पोजिंग अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इनटू सब ऑपरेशंस विद ईच सब प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेशल अब ये जो प्रोसेसिंग है ये स्पेशल सेगमेंट्स के अंदर एग्जीक्यूट होंगे, ये सेगमेंट्स हैं। इंडिविजुअल जो आपके सब प्रोसेसेस बने हैं फ्रॉम P1, मैंने 4 सब प्रोसेस बना दिए हैं, P11, P12, P13 एंड P14। दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट्स। क्लियर है? So pipeline can be visualized as a collection of processing segments through which binary information flows. Clear है? So each segment performs partial processing dictated by the way the task is partitioned. ठीक है, हो सकता है कि ये वाला जो सेगमेंट है उसका काम है ऐड करना, ये वाला सेगमेंट है उसका काम क्या है सब्ट्रैक्ट करना, इसका काम है मल्टीप्लाई करना, और इसका काम क्या है रिजल्ट को स्टोर कराना। समझ आ गया? क्लियर है? तो अभी मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूं और अच्छे तरह से पता चल जाएगा। The result obtained from the computation in each segment is transferred to the next segment in the pipeline। ठीक है, कि जो आपका रिजल्ट होता है, जो हमें ऊपर से मिलता है, वो आगे वाले सेगमेंट को ट्रांसफर हो जाता है। So the registers provide the isolation between each segment। हर एक सेगमेंट के बाद हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे रजिस्टर्स का। ठीक है, हर एक सेगमेंट के बाद हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे रजिस्टर्स का, क्योंकि आपने अपना डेटा की मूवमेंट करनी है, तो डेटा की मूवमेंट के लिए आपको क्या चाहिए है, रजिस्टर चाहिए। ठीक है, so the technique is efficient for those applications that need to repeat the same task many times with different sets of data। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है, जहां पे आपके सेम ऑपरेशंस परफॉर्म होने हैं, मैंने एडिशन लगानी है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है a प्लस b, इसको मैंने 7 नंबर्स के लिए यूज करना है, तो मैं सिंपली क्या कर दूंगा, इसको i ले लूंगा, ci ai bi, सो दैट i जो की वैल्यू है वो रिपीट होगी 1 to 7। ठीक है, तो मैंने बार बार जो है वो सर्किट नहीं डिजाइन करा, मैंने एक बार सर्किट डिजाइन कर दिया और वहां पे i की वैल्यू को मेंशन कर दिया 1 to 7। ठीक है, मींस के पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट किया। तो मैं आपको अभी एग्जांपल लेकर भी बताता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ये टेक्निक्स क्यों यूज करते हैं? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, बोलो बेटा। सर जो ये पाइपलाइनिंग वाला प्रोसेस होता है, हाँ जी, तो सर इसमें सर जो भी प्रोसेस, जो जितने भी कंप्यूटेशन होंगे सारे साइमल्टेनियस होंगे ना सर? बिल्कुल बेटा। तो फिर जब साइमल्टेनियस होंगे तो फिर ये जो कह रहा है ना कि ट्रांसफर टू द नेक्स्ट सेगमेंट इन द पाइपलाइन, हाँ हाँ, ईच सेगमेंट जो होगा वो नेक्स्ट सेगमेंट में सर ट्रांसफर हो जाएगा, ये कब होगा, कैसे होगा सर? बेटा जो ऊपर वाले का यही तो कर रहा है, जो मैंने पानी वाली एग्जांपल समझाई है आपको, जो ऊपर वाला पानी होता है वो नीचे आ जाता है। सर उसमें तो सर साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा ना सर? बेटा साइमल्टेनियसली होगा, मैं अभी एग्जांपल बताता हूं। जब इसके सामने कोई दूसरा टास्क चल रहा होगा, इसके सामने भी दूसरा चल रहा हो, इसके अंदर भी टास्क है, इसके अंदर भी है, इसका डेटा नीचे चला जाएगा, उसका डेटा उसके नीचे चला जाएगा। मैं अभी आपको एग्जांपल समझाता हूं, उसके बाद मेरे को बताना अगर कोई डाउट होगा तो। ठीक है, लेट मी इंट्रोड्यूस विद वन एग्जांपल, देन ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड। ठीक है, so let's take an example of AI star
बी आई प्लस सी आई। ठीक है, इसको मैं पाइपलाइन के साथ कर रहा हूं, वेयर आई की जो वैल्यू है वो 1 to लेकर 7 तक वेरी करती है। क्लियर है बेटा? अब इसके लिए हमने सबसे पहले क्या करा, ए आई की वैल्यू को हमने R1 के अंदर डाल दिया। ठीक है, क्या करा मैंने, R1 एक रजिस्टर था, उसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, A1 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरा रजिस्टर लिया बेटा, जिसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, R2 लिया, उसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, बी की वैल्यू डाल दी है, दैट इज बी आई को डाल दिया। यहां पे ए आई आया, यहां पे बी आई आया। ठीक है, आफ्टर दैट अब इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन हुई, जब फर्स्ट फ्लोर वाला पानी जो है वो नीचे चला जाएगा, तो ये आपका एक सेगमेंट है जिसका नाम क्या है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ओवरऑल हमने क्या करना है, बीच में साइन यूज हुआ है मल्टीप्लाई का। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट बार क्या हुआ, R3 के अंदर मल्टीप्लाई का रिजल्ट आ गया। ये सेगमेंट 2 बता रहा हूं, पहले सेगमेंट के अंदर क्या हुआ है, ए आई और बी आई को मैंने लोड कर दिया R1 R2 के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट है, दोनों का रिजल्ट जो है वो क्या होना है, मल्टीप्लाई होना है। अब जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट आया वो सेकंड सेगमेंट के अंदर R3 के अंदर आया, प्लस सेकंड सेगमेंट के अंदर आपकी जो सी आई की वैल्यू है वो R4 के अंदर लोड हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, एडिशन करनी है हमको। एडिशन किसको करनी है, दिस कंटेंट विल बी एडेड अप विद सी आई, दैट इज this and this, it will be added. Adder circuit will be used over here, addition, right? After that the result will be stored into next. Let's suppose we have a one more register, that is R5. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पता चला। मैं अभी इसको है ना रजिस्टर्स के कंटेंट आपको चेंज करके दिखाता हूं, कैसे कैसे कंटेंट्स चेंज होंगे। ये समझ आ गया? ये समझ आ गया कि वो ट्रांसफर हो रहा है, ये जो सर साइमल्टेनियसली हो रहा है ना सर, ये वाला एक बार समझा दो। साइमल्टेनियस वाला वो अभी बताता हूं। अब ये वाली डायग्राम देखिए आप, ये एडर का जो रिजल्ट है वो R5 के अंदर आ गया। ये समझ आ गया यहां तक? अब अब इसको देखिए बेटा, अब देखिए, अब इस पर्टिकुलर, हाँ जी बोलिए सर, एक बार फिर से समझा दो सर, नेटवर्क बड़ी प्रॉब्लम होती है सर इधर। यहां पे मैंने क्या करा हुआ है, सबसे पहले मैं करने जा रहा हूं ए आई स्टार बी आई प्लस सी आई, इसको करने जा रहा हूं यूजिंग पाइपलाइन, with the concept of pipeline having I is equal to 1 to 7 means I am going to pass 7 different data sets in one operation. ठीक है, सिंगल ऑपरेशन मेरा जो है वो 7 डेटा सेट्स के लिए यूज होगा। तो सबसे पहले ए आई और बी आई की जो वैल्यू है वो सबसे पहले किसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई है, R1 और R2 के अंदर। ठीक है, ये जो बेटा कॉन्सेप्ट है ये आपका मैं बेसिकली करने जा रहा हूं 3 सेगमेंट पाइपलाइन के अंदर, 3 सेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये आपका सेगमेंट नंबर 1 है, जिसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है, R1 और R2 के अंदर डाल दिया है ए आई और बी आई। ठीक है, अब सेगमेंट 2 के अंदर क्या हो रहा है, सेगमेंट 2 जो है उसके अंदर आपका आ रहा है मल्टीप्लाई का रिजल्ट R3 के अंदर। ठीक है, द रिजल्ट ऑफ 2 रजिस्टर्स R1 and R2 will be stored into R3 and at the same time, बेटा this is called simultaneous execution। इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सेम टाइम के ऊपर CI की वैल्यू किसके अंदर लोड हो रही है, R4 के अंदर हो रही है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड simultaneous execution of tasks। ठीक है,
तो सेम टाइम के ऊपर R4 के अंदर आ गया। उसके बाद इसकी और इसकी वैल्यू को क्या करना है, हमको ऐड करना है। और आपका जो लास्ट है सेगमेंट 3, सेगमेंट 3 क्या कर रहा है, R3 के कंटेंट्स ऐड करने, R3 और R4 के कंटेंट्स को ऐड करा और रिजल्ट आपका किसके अंदर आ गया, R5 के अंदर आ गया। अब ये जो आपके सामने डायग्राम विजिबल है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब मैं देखने जा रहा हूं कि अगर मेरे पास टोटल 7 टास्क थे, उन्होंने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्लोक्स, यहां पे आ गया मेरा सेगमेंट 1, यहां पे आ गया सर मेरा, माइक पीछे रह गया, हाँ जी, माइक पीछे रह जा रहा है सर। लीजिए। अब सबसे पहले बेटा सेगमेंट 1 के अंदर क्या हो रहा है, R1 और R2 की वैल्यू लोड हो रही है, ये ध्यान से देखना। यही था सेगमेंट 1 के अंदर, ठीक है। अब जब मैं ऊपर से मैंने टैप को ऑन कर दिया, मेरा ऊपर वाला टैप ऑन हो गया, तो सबसे पहले क्या आया, पहला डेटा सेट लोड हुआ A1 के अंदर, पहला डेटा सेट लोड हुआ R2 के अंदर B1, R1 के अंदर A1, और नीचे वाले सेगमेंट्स अभी तक क्या है, ब्लैंक है। ये समझ आया? यस सर। पाइपलाइन का जो मैंने आपको पानी वाला कॉन्सेप्ट समझाया था ना, वो अब इसके साथ रिलेट करना शुरू कर दो, ठीक है। कि जब पहला डेटा सेट आया, डायग्राम, ये वाली डायग्राम देखिए, पहले वाली, ये देखो। अब तो पहले सबसे पहले क्या हुआ, A1 R1 के अंदर गया, B1 R2 के अंदर गया, एंड R3 R4 R5 अभी खाली हैं। समझ आ गया? अब जब सेकेंड क्लॉक पल्स आई, तब क्या हुआ, नई वैल्यू आई A2 B2, R3 के अंदर क्या लगना था, मल्टीप्लाई, मींस A1 स्टार B1, एंड एट द सेम टाइम R4 के अंदर क्या आ जाना था बेटा, C1, लेकिन R5 इज स्टिल ब्लैंक। समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। बेटा यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। क्लियर है? क्लॉक साइकिल जब 3 आया, 3 ने क्या करा, अगेन ऊपर से नई वैल्यू आ गई, A3 B3, R3 के अंदर क्या आ गया, A2। सर स्लाइड चेंज कर दो सर। मैं बेटा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझा रहा था, लीजिए, ओके सर। ठीक है। इसके अंदर आ गया A2 B2, ठीक है, एंड R4 के अंदर नया कंटेंट आ गया, दैट इज C2। अब इसका जो R5 के अंदर क्या आना है, एडिशन आनी है, वो क्या आएगा, A1 स्टार B1 प्लस C1। इसका मतलब क्या है कि पहला ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए मेरे को कितना टाइम लगा, 3 क्लॉक साइकिल्स, इफ यू हैव 3 सेगमेंट पाइपलाइन, ठीक है। एक ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए मेरे को कितना टाइम लगा है, 3 साइकिल्स, ठीक है। सिमिलरली when you have a 4th clock cycle, here you are getting A4 B4, and here you are getting A3 star B3, here you get C3 and A2 star B2 plus C2। क्लियर है बेटा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां से क्या हो रहा है, सेगमेंट 1 के ऊपर नया डेटा चला जा रहा है, ऊपर से आता चला जा रहा है, एंड उसके नीचे जो सेगमेंट है, ये वाले ऑपरेशन उसके अंदर शिफ्ट होते चले जा रहे हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। कंप्लीट इसको 1 to लेकर 7 तक कंप्लीट करने के लिए देखते हैं कितना टाइम लगता है। 5 6 7। अब यहां पे क्या आया, A5 B5, and here you will get
A4 star B4 and new value of C4. C4 A3 plus B3 plus C3. Next, A6 B6 A5 star B5. Then you have C5 A4 star B4 plus C4. Next you have A7 B7. ठीक है? Here you are having A6 star B6 new data value C6 A5 star B5 plus C5. Next, क्लॉक साइकिल नंबर 8. स्क्रीन विजिबल है ना सबको? बोर्ड विजिबल है? अब ये बेटा 1 से लेकर 7 तक करना था ना हमने. ये वैल्यू वेरी कर रही थी 1 से लेकर 7 तक. तो ये आपके क्या हो गए? ब्लैंक हो गए. पहले 2 सेगमेंट, पहला सेगमेंट आपका फिनिश हो गया. उसके बाद यहां पे आया A7 B7 C7 A6 star B6 plus C6 एंड ये भी एम्प्टी हो गया. अब A7 तक कंप्लीट हो गया. इट मींस ये भी ब्लैंक हो गया. क्लियर है? एंड लास्ट A7 star B7 plus C7. It means if you want to complete your 7 tasks using 3 segments, how many clock cycles will be required? 9. समझ आ गया? हाँ जी बेटा, जो बच्चा मेरे से पूछ रहा था उसको क्लियर हो गया कि साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? यस सर. और बेटा क्लियर है ना अब? यस सर. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट. ये आपको मैंने जो टेबल बनाया है ये आपका बताता है कि हाउ द वैल्यूज ऑफ रजिस्टर्स आर चेंजिंग. ठीक है? तो जब आपकी ऊपर से नई वैल्यू आती है R1 R2 के अंदर, जो उसकी पुरानी वैल्यू है वो अगले सेगमेंट्स के अंदर चली जाती है. यही लिखा था ना थ्योरी के अंदर. जब उसके अंदर नई वैल्यूज आ जाती है तो उसकी जो वैल्यू है वो आगे चली जाती है, इसकी वैल्यू आगे चली जाएगी. ऐसे चल रहा है. समझ आ गया? सो नेक्स्ट, तो दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ 4 सेगमेंट पाइपलाइन. ये जनरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि हमारे पास क्लॉक्स होती हैं, कुछ इनपुट्स रहेंगी, वो इनपुट जो है वो सेगमेंट के अंदर जाती है, सेगमेंट से इनपुट जाती है रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर टू सेकंड सेगमेंट, देन सेकंड रजिस्टर एंड सो ऑन. मींस ये जनरल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है 4 सेगमेंट का. ठीक है? सो इसकी स्पेस टाइम डायग्राम भी देख लीजिए. अगर आपके पास पाइपलाइन नहीं है, हेलो बेटा, स्क्रीन विजिबल है? यस सर. देखिए, दिस इज अ डायग्राम फॉर, दिस डायग्राम को बोला जाता है स्पेस टाइम डायग्राम. ठीक है? तो ये पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नॉन पाइपलाइन, अगर मेरे पास पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो कितना टाइम लगेगा, और अगर सेम चीज मैं पाइपलाइन के साथ करता हूं तो कितना टाइम लगेगा. ठीक है? चलिए, सो लेट सपोज आई हैव अ टोटल 4 टास्क. मेरे पास कितने टास्क हैं? और सॉरी, 4 ही टास्क हैं और 4 ही सेगमेंट्स यूज करे हैं मैंने. तो अब देखते हैं कि 4 टास्क हो. सिंपल सी बात है बेटा, अगर 4 टास्क हैं, 4 सेगमेंट्स हैं, लेकिन पाइपलाइनिंग नहीं है, तो टाइम कितना लगेगा? 4 into 4, सिंपल सी बात है, 16. वेरी गुड. 4 टास्क हैं, 4 सेगमेंट्स हैं, 4 into 4, आंसर विल बी 16. क्योंकि जब पहला टास्क खत्म होगा उसके बाद मैं दूसरा टास्क कर सकता हूं. ये देखिए, ये T1 आया, ये T1 दूसरे सेगमेंट में गया, ये T1 तीसरे में गया और ये चौथे में गया. मींस पहले टास्क को खत्म होने में कितना टाइम लगा?
हाँ जी, एनीवन फ्रॉम यू? 4 times. शाबाश। तो पहला टास्क जो मेरा खत्म हुआ है वो 4 क्लॉक साइकिल्स के बाद खत्म हुआ, ठीक है। अब इसके बाद मैं सेकंड टास्क इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इसके साथ बेटा मैं टास्क नहीं शुरू कर सकता हूं, बिकॉज ये आपका कॉन्सेप्ट है नॉन पाइपलाइन का। नॉन पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर आपका साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन नहीं होती है, ओनली इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क विल बी टेकिंग प्लेस। एम आई क्लियर? अब इसके बाद क्या होगा, अब आपका जो सेकंड टास्क है वो शुरू होने जा रहा है, मींस वो 5th क्लॉक साइकिल के ऊपर इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये कब खत्म होगा आपका? 8. शाबाश, 8 8 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद थर्ड टास्क इंट्रोड्यूस हुआ किसके ऊपर? 9th के ऊपर, 9th क्लॉक साइकिल के ऊपर। वो खत्म हुआ जाकर 12 क्लॉक साइकिल्स के पे। शाबाश, समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट फोर्थ टास्क आया, तो वो कब खत्म हुआ है? 16th के ऊपर। मींस 4 टास्क को करने के लिए मेरे को टाइम टोटल कितना लगा है? 16 clock cycle. 16 क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। तो अगर हम यही कॉन्सेप्ट नॉन पाइपलाइन के साथ करें तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। सेगमेंट विल रिमेन सेम। 4 सेगमेंट्स मैंने इसके लिए यूज करे थे, और पाइपलाइन के लिए भी मैं कितने यूज करने जा रहा हूं? 4 सेगमेंट्स विल बी यूज्ड, राइट। चलिए, अब जब टास्क 1 आया तो वो आपका सेगमेंट 1 के अंदर चला गया, ठीक है बेटा। अब जब सेगमेंट 2 के अंदर टास्क, सबसे पहले मेरे पास ये मैं बनाता हूं सेगमेंट, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 एंड सेगमेंट 4। टास्क 1 आया, इसके अंदर चला गया, ठीक है। अभी नया है, बाकी के सेगमेंट्स अभी ब्लैंक है। उसके बाद जब एक और नया टास्क आया तो क्या हुआ? T1 नीचे चला गया, T1 नीचे चला गया, और सेगमेंट 1 के अंदर क्या आ गया? T2 आ गया। उसके नीचे वाले सेगमेंट्स अभी भी खाली हैं। उसके बाद जब टास्क 3 आया तो क्या हुआ? T1 और नीचे चला गया, सेगमेंट 2 के अंदर T2 आ गया, और सेगमेंट 1 के अंदर क्या आ गया? टास्क 3 आ गया। इसका जो सेगमेंट 4 है अभी भी खाली है। नेक्स्ट, ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ वन मोर टास्क क्या हुआ? ये चीज आपके पास आ गई। समझ आ गया? मींस कि आपकी पाइपलाइन फुल हो गई। क्लियर है? तो Yes, sir. इस तरीके से क्या हुआ है ये देखिए। मींस कि आपका जो टास्क 1 है वो कब खत्म हो रहा है? टास्क 1 आपका खत्म हो रहा है 4th क्लॉक साइकिल के ऊपर, ठीक है। टास्क 2 कब खत्म हो रहा है बेटा आपका? 5th. शाबाश, 5th के ऊपर, ठीक है, एंड सो ऑन। ये देखिए नाउ, अब आपका जो टास्क 4 है, मींस आपके चारों के चारों टास्क कितने टाइम में खत्म हो रहे हैं? इन केस ऑफ पाइपलाइन के अंदर 7. ओनली 7 7 क्लॉक clock साइकिल्स। समझ आया? सो हाउ मेनी क्लॉक साइकिल्स यू हैव सेव्ड? 9। अगर मैं नॉन पाइपलाइन के साथ उसको करता तो टाइम लगा था 16 साइकिल्स, लेकिन मैं सेम कॉन्सेप्ट यूज करा है पाइपलाइन के साथ। टाइम कितना लगा है बेटा? हाँ जी, 7। समझ आ गया दोनों में क्या फर्क है? Yes. ठीक है, तो ये आपका पहला 4, पहले को भी 4 लगे, दूसरे को भी 4, तीसरे को भी 4, और यहां पे भी 4। टोटल टाइम लगा 16 पहले का। उसके बाद इसके अंदर आ गए, पहले वाले को कितना टाइम लगा था? 4, ठीक है। एक ये था 1 2 3 4, क्लियर है? तो यहां पे 4 4 4 करके लिख दिया था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? T1 T2 T3 T4, ठीक है, 4 आ गए। लेकिन यहां पे T1 T2 T3 तो पहले से ही था, नया कितना आया है? सिर्फ T4 आया है। तो यहां पे क्या होगा? 1 आएगा। समझ आया? No, sir. ये देखो बेटा,
ये पहली लाइन के अंदर कितने काउंट लिखा हुआ है? 4 का काउंट है। यस सर। T1 T2 T3 T4 कितना काउंट है बेटा? 4। तो मैंने लिख दिया 4। उसके बाद जब मैं सेकेंड सेगमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ तो T1 T2 T3 की जो पहली वाली वैल्यू थी वही थी ना। नया क्या आया है? T4। तो कितना आएगा फिर ऐड होके? 1। सिमिलरली इस केस के अंदर T1 T2 T3 तो पहले से था, नया टास्क कौन सा आया था? लास्ट वाला। तो यहां पे भी क्या हो गया? 1। यहां पे भी क्या हो गया? 1। सो टोटल क्लॉक साइकिल्स कितने लगे हैं? 7। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर जो ये पाइपलाइन आर्किटेक्चर है हाँ जी। उसमें सर T1 T2 T3 और T4 चलिए सर 4 क्लॉक साइकिल लगा एक बारी में, ठीक है सर। हाँ जी। हाँ जी। फिर उसके बाद ये जो सेकंड वाला में था ना सर T1 T2 T3 आपने कहा कि पहले से था, हाँ हाँ। तो सर T4 भी तो सर पहले से था सर। वो अभी आया है, वो नीचे नीचे शिफ्ट नहीं हो रहे एट ए टाइम। तो बेटा एक आ रहा है ना उसके अंदर, ऊपर से शिफ्ट कितने हो रहे हैं? एक। आप कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर रहे हो बेटा। ये देखो, एक मिनट इसको समझाता हूं। ये देखिए, ऊपर से मैंने छोड़ा है 1 लीटर वाटर, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास 4 हैं। पहले सेगमेंट के अंदर ये फिल हुआ 1 लीटर के साथ। ये अभी क्या है? एम्प्टी है। ये बेटा अभी क्या है? एम्प्टी है सर। एम्प्टी है। मींस बड़े ध्यान से समझना है इसको। अब सेकंड सेगमेंट के अंदर क्या हो गया? ऊपर वाला पानी नीचे आ गया। ये क्या हो गया? ऊपर वाला पानी नीचे आ गया, इसके अंदर नया पानी आ गया। यस जब सर। सेगमेंट 3 की बात आ गई 1 लीटर आ गया। जब सेगमेंट 4 की बात आ गई तो 1 लीटर आ गया। मींस अब ये आपकी पाइपलाइन फिल हो चुकी है। मींस के ये 4 लीटर पानी आ चुका है, हर एक के अंदर 1-1 लीटर। लेकिन अब मूवमेंट कितने की होनी है? हर एक सेगमेंट के बाद मूवमेंट कितने की होनी है? 1-1 की। 4-4 की नहीं होगी। 1 इसके अंदर, 1 इसके अंदर, 1 इसके अंदर, 1 इसके अंदर। इसके अंदर तो 4 आएगा ही आएगा पहले के अंदर। मूवमेंट देखिए 1-1 लीटर की होगी बेटा। क्लियर है सर। समझ आ गया? यस सर, क्लियर हो गया। पक्का? मींस यस सर। मेरा समझाने का मकसद क्या है कि जब पहली बार आपकी पाइपलाइन फिल हुई तो उसको 4 क्लॉक साइकिल्स लगे। उसके बाद तो एक एक की मूवमेंट होगी ना। जो नया डेटा आएगा ऊपर से उसने एक बार आना है, 4 बार इकट्ठा नहीं आना। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन 1 इन फ्रंट ऑफ सेकंड सेगमेंट, 1 इन फ्रंट ऑफ थर्ड सेगमेंट एंड 1 इन फ्रंट ऑफ फोर्थ सेगमेंट। तो कंप्लीट टाइम कितना लगा? 7 क्लॉक साइकिल्स। तो अभी आपको इसका फॉर्मूला भी बताता हूं कि इसको फॉर्मूले के साथ कैसे किया जाता है। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए। तो यहां पे हम एक पोल करेंगे। पोल के बाद आपको न्यूमेरिकल्स करवाता हूं इसके। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू शूट फर्स्ट पोल। इसका आंसर कीजिए फटाफट, आपके पास 3 मिनट्स हैं। बेटा बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। अगर आपने ध्यान से लेक्चर सुना है तो यू कैन इजीली आंसर दीज क्वेश्चंस।
सर एक्सक्यूज मी सर। बोलो बोलो। सर वो जो भी एग्जांपल दिया ना सर, उसमें स्टिल डाउट है सर। बताओ कौन सी एग्जांपल में डाउट है? सर वो जो आपने बोला ना कि 4 टैंक हैं, चारों में पानी भर रही है, दूजी तो बोतल पहले वाले में 4 मूवमेंट होगा और तीनों में एक ही एक मूवमेंट होगा। हाँ हाँ हाँ। तो सर पहले में 4 मूवमेंट होगा, दूसरे में सर 3 मूवमेंट होगा ना सर? दूसरे में 3 कैसे होगा बेटा? ऊपर से तो सर जब एक नया 4 मूवमेंट से आएगा ना। सर एक आया सर, हाँ फिर वो नेक्स्ट को तब मूव करेगा ना जो ऊपर से एक और आएगा सर। हाँ। तो सर 2 हुए ना सर इसमें, फिर एक और, तो फिर एक ये इसको आगे बढ़ा देगा और फिर एक और आएगा, फिर वो एक आगे बढ़ाएगा। एट ए टाइम मूवमेंट कितनी हो रही है वो बता मेरे को। एट ए टाइम मूवमेंट कितनी हो रही है? एक के दो? उस सेगमेंट के अंदर, उस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर। सर एट ए टाइम तो सर पहले वाले में भी एक ही हो रही है सर। बेटा फर्स्ट पाइपलाइन फिल करने के लिए जब कंप्लीट आपका ये लिखा गया है, ये जो आपके सामने विजिबल है T1 T2 T3 T4, T1 T2 T3 T4 मींस इस एंटायर को फिल करने के लिए कितना क्लॉक साइकिल्स लगे थे? टास्क 1 को कंप्लीट करने के लिए 4 क्लॉक साइकिल्स लगे थे ना। उसके बाद T1 इधर चला गया, एट ए टाइम मूवमेंट हुई एक की, इसका डेटा इधर आया, T2 ये और नीचे चला गया, इसके अंदर ये था। ऐसे नहीं हो रहा? एट ए टाइम मूवमेंट आपकी एक एक की ही हो रही है, तो इसलिए वो एक आया। समझ समझ आया कि नहीं बेटा? समझ आया कि नहीं? हेलो। सर इससे वो वाला जो समझाया था ना सर, कैसे? करके समझ, वो समझ में आ गया, यही नहीं आ रहा। जो आपको समझ आया कॉन्सेप्ट वो दिमाग में रख लो, इसको छोड़ दो, अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए। मैंने ओके दो सर। एग्जांपल्स लिए, आपको दो जोन सी एग्जांपल समझ आई है उसको रखिए, दूसरी को भूल जाओ। ये जो डायग्राम, पहले मैं पोल खत्म करता हूं, फिर से दोबारा इसको समझाता हूं एक बार फिर। तो पोल के अंदर वापस आते हैं, मैं इसको फिनिश करने जा रहा हूं पोल को। 42 स्टूडेंट्स ने पोल अटेम्प्ट करी है, अभी भी 5 बच्चे हैं। हर लेक्चर के अंदर 5 बच्चे हैं जो सोते रहते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पैरेलल प्रोसेसिंग इज यूज्ड फॉर साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। ठीक है। सेकंड, पाइपलाइनिंग इज यूज्ड टू डिकम्पोज अ टास्क इनटू सब टास्क। हम डिकम्पोज करते हैं एक मेन टास्क को सब टास्क के अंदर। तो रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको। तो ये देखिए जरा, यहां पे आपके पास जो नॉन सेगमेंट है, नॉन सेगमेंट के अंदर क्या हो रहा है कि T1 T2 की जब चौथे के बाद आपका जो फिनिश हो रहा है, मींस यहां पे आपका वो फिनिश हुआ है, उसके बाद आपका टास्क शुरू हो रहा है। ठीक है। जबकि आपका जो पाइपलाइन सिस्टम था उसके अंदर ऐसा नहीं है। उसके अंदर क्या था, एक नया टास्क, मींस इसके अंदर क्या है, T1 आया, यह है सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, सेगमेंट 4। ठीक है। इसको पहले मैं कंप्लीट कर दूं एक बार। T1 यहां पे आ गया आपका, T1 यहां पे आ गया T1। ठीक है।
मींस कि आपका 4 सेगमेंट्स के अंदर अगर आपने फर्स्ट टास्क कंप्लीट किया है तो उसको मिनिमम लगा है टाइम 4 साइकिल्स का, ठीक है। उसके बाद आपका जो T2 कंप्लीट हुआ, T2 कंप्लीट होना है इधर आकर, जो वो फर्दर नीचे चला जाएगा, तो उस टाइम के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट होती है बाय 1 ना के बाय 4। ये चीज नहीं होगी क्योंकि हर एक के अंदर पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट है, साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन हो रही है, तो आपका जो एक टास्क है वही इंट्रोड्यूस हो रहा है अलग सेगमेंट के अंदर, 4 टास्क इंट्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। समझ आया बेटा? यस सर। अब इसको देखते हैं कि न्यूमेरिकली विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इसको कैसे करते हैं। सेगमेंट प्लस टास्क -1। वेरी गुड, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक न्यूमेरिकल है के है, के जो है के आपका क्या होता है, सेगमेंट, ठीक है। टीपी स्टैंड्स फॉर टाइम फॉर पाइपलाइन सिस्टम, राइट। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टास्क्स, शाबाश, ठीक है। तो आपके पास टू कंप्लीट एन टास्क, अगर आपने एन टास्क कंप्लीट करने हैं यूजिंग के सेगमेंट्स, तो द फॉर्मूला विल बी, मींस कि आपको कितना टाइम, कितना क्लॉक साइकिल्स लगे, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो क्लॉक साइकिल्स कितने लगे, द फॉर्मूला विल बी के प्लस एन माइनस 1, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास n की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 4 है, मींस आपके पास नंबर ऑफ टास्क 4 है, नंबर ऑफ सेगमेंट्स भी 4 है, तो क्लॉक साइकिल्स कितने लगेंगे, सिंपली 7। you can use this, that is 4 plus 4 minus 1 which is equals to 7. So 7 clock cycles will be used. ये समझ आ गया? यस सर। So next है speed up. Speed up ratio क्या होती है? So speed up of a pipeline processing over an equivalent non-pipeline processing is defined by the ratio S is equals to NTN. तो ये पेपर में ना न्यूमेरिकल आता ही आता है हर बार, स्पीड अप रेशो के ऊपर या फिर कि क्लॉक साइकिल्स कितने यूज हो रहे हैं उसको कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो यहां पे बेटा हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू, ये याद रखना फार्मूला, NTN, N is a number of tasks, TN is a time taken for non-pipeline divided by K plus N minus 1 TP. So this is your non-pipeline, this is your pipeline. The ratio of non-pipeline to pipeline is termed as speed up ratio. क्लियर है? ठीक है। तो अगर आपके जो नंबर ऑफ टास्क हैं, इफ द नंबर ऑफ टास्क इन पाइपलाइन इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू number of segments, then n becomes larger than k minus 1. Under this condition the speed up becomes ntn. अगर आपकी जो नंबर ऑफ टास्क हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो k प्लस n माइनस 1 जो है वो बेटा अप्रोच कर जाता है n को, ठीक है। इफ योर नंबर ऑफ टास्क, ये अजम्पशन है कि अगर आपके जो नंबर ऑफ टास्क हैं वो पाइपलाइन के अंदर बहुत ज्यादा हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दी सेगमेंट्स, तो आपका जो k प्लस n माइनस 1 है वो क्या बन जाएगा, इट इज नियरली इक्वल्स टू n. आपका फार्मूला क्या आ जाएगा इन दैट केस, n डॉट tn डिवाइडेड बाय n डॉट tp विच इज इक्वल्स टू ntn बाय tp. क्लियर है?
ठीक है। सिमिलरली अगर आपके पास टाइम टू प्रोसेस अ टास्क इन पाइपलाइन एंड नॉन पाइपलाइन सर्किट इज सेम, ठीक है। अगर आपका ये वाला पाइपलाइन का है, अगर आपका एक नॉन पाइपलाइन का टाइम है, अगर उसके अंदर हम सेगमेंट्स यूज करते हैं तो आपका टाइम क्या बन जाएगा, टी एन इज इक्वल टू के टी पी। इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करूंगा, इन दैट केस के टी एन बाय टी पी। टीपी टीपी कैंसिल एंड यू विल गेट के, मींस कि आपकी जो मैक्सिमम स्पीड अप रेशियो है वो किसके बराबर आ जाएगी, आपके जितने सेगमेंट्स हैं उसके बराबर आ जाएगी। एम आई क्लियर? नो सर, थर्ड वाला पॉइंट फिर से रिपीट कर दो। देखो बेटा, ये आपकी फर्स्ट असम्पशन थी, जब आपके जो टास्क हैं वो एज कंपेयर टू सेगमेंट्स बढ़ जाते हैं तो इन दैट केस के प्लस एन माइनस वन जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाता है, एन के बराबर। तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट करी तो वो क्या बन गया, एन डॉट टी एन, इसकी जगह पे क्या आ गया, एन आ गया, एन डॉट टी एन डिवाइडेड बाई एन डॉट टी पी, यू विल गेट टी एन डिवाइडेड बाई टी पी। ये समझ आ गया था? यस सर। आफ्टर दैट अज्यूम करा है कि जो टाइम है, सेकंड अजम्पशन क्या है कि जो पाइपलाइन सिस्टम है वो नॉन लाइन पाइपलाइन सिस्टम के बराबर हो जाता है। मींस कि आपका जो नॉन पाइपलाइन है, अगर वो वाला भी टाइम जो है, आपका जो नॉन पाइपलाइन है, अगर उसके अंदर मैं पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट यूज करूं तो उसका टाइम क्या हो जाएगा, के डॉट टीपी, Tn इज इक्वल्स टू के डॉट टीपी। तो ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, S इज इक्वल्स टू के डॉट टीपी डिवाइडेड बाय टीपी। टीपी टीपी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट के। S इज इक्वल्स टू के, मींस कि आपकी जो मैक्सिमम स्पीड अप रेशियो है वो किसके बराबर आ सकती है, के बराबर। वो कब आएगी, जब आपका पाइपलाइन एंड नॉन पाइपलाइन का टाइम सेम आ जाएगा, टी एन इज इक्वल्स टू के टीपी बन जाएगा। तो वो वाली वैल्यू सर तो ये के क्या है सर? सेगमेंट्स जब बेटा, वो सेगमेंट्स ओके ओके ओके, पहले बताया तो था, ये के इज हाँ अ जी समझ सेगमेंट। सर। वही तो बोल रहा हूं कि जो अगर आपका सेगमेंट का कॉन्सेप्ट है वो मैं टीएन के अंदर भी यूज करना शुरू कर दूं, तो यस सर। नॉन पाइपलाइन के अंदर भी यूज करना शुरू कर दूं तो उस केस के अंदर आपका टाइम क्या बन जाएगा, के डॉट टीपी। क्लियर सर। हाँ ठीक है। तो अब स्पीड अप रेशो के ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लीजिए कि स्पीड अप रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। इन दैट केस आपके पास सब कुछ गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास गिवन है हेयर, यहाँ पे टीएन की वैल्यू आपके पास गिवन है 50 नैनो सेकेंड्स, के की वैल्यू नंबर ऑफ सेगमेंट्स गिवन है 6, टीपी की वैल्यू आपके पास 10, एन की वैल्यू आपके पास 100। By simply putting all the values into the formula you will get S is equals to n की वैल्यू कितनी है 100 डॉट tn की वैल्यू है 50 डिवाइडेड बाय k की वैल्यू कितनी है 6 प्लस n की वैल्यू कितनी है 100 माइनस 1 इंटू टीपी की वैल्यू कितनी है 10। यहां पे क्या आएगा आपके पास, ऊपर आ गया 5000 डिवाइडेड बाय 99 प्लस 6 105 डॉट 10 कितना आ गया 1050। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दिस 4.76। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? सर इसका मतलब यही Yes, होगा ना sir. कि सर जो पाइपलाइन वाले है वो 476 टाइम्स उससे ज्यादा फास्ट है हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इस वाले टास्क में। बिल्कुल। ठीक है बेटा, चलिए एक और पोल है, पोल करते हैं एक और।
सो यहाँ पे आपको अर्थमेटिक का थोड़ी देर में पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, पहले पोल कर लें एक और, पोल 2। चलिए आंसर कीजिए, यू हैव 3 मिनट्स। Last 20 seconds, hurry up. So that's it. So first question था, find out the clock cycles used having 4 segments and 6 tasks. So again you need to apply k plus n minus 1. K की वैल्यू क्या है आपके पास? 4. So 4 plus 6 minus 1. 4 plus 6 minus 1. K plus n minus 1. 4 plus 6 minus 1 which is equals to 9. तो फर्स्ट का आंसर क्या है? 9 क्लॉक साइकिल्स विल बी यूज्ड. सेकंड जो है, स्पीड अप रेशियो बिकम्स k व्हेन tn इज इक्वल्स टू ktp. जब आपके दोनों टाइम जो है, नॉन पाइपलाइन और पाइपलाइन का टाइम जो है वो बराबर हो जाते हैं, दैट इज tn इज इक्वल्स टू ktp. तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है. So next concept is अर्थमेटिक पाइपलाइन. ठीक है, सो अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इट इज यूजली फाउंड इन हाई स्पीड कंप्यूटर्स. ठीक है, तो इट इज यूज्ड टू इंप्लीमेंट फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स एंड सिमिलर ऑपरेशंस. ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस के ऊपर हम लोग काम करेंगे अर्थमेटिक पाइपलाइन के ऊपर. तो एग्जांपल करने से पहले एक चीज बता दूं आपको, एक होती है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, एक होता है अर्थमेटिक पाइपलाइन.
जो आपकी पाइपलाइन है वो दो पार्ट्स के अंदर फर्दर कैटेगराइज्ड है। एक है अर्थमेटिक और दूसरी है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो आपकी अर्थमेटिक है वो आपकी डेटा स्ट्रीम के ऊपर चलती है, मींस आपके पास डेटा होगा उसके ऊपर वो चलेगी। ठीक है, तो जो आपकी इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है वो आपकी चलती है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम के ऊपर, कि इंस्ट्रक्शन को किस तरीके से फेच करा गया है, किस तरीके से एग्जीक्यूट करा गया है। वेयर एज इस केस के अंदर आपका डेटा वैल्यू के ऊपर काम चलता है, वो भी फ्लोटिंग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, डिफरेंस पता चला। चलिए एग्जांपल देखते हैं। अर्थमेटिक पाइपलाइन के अंदर बेसिकली हमारे पास जो है, कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो मेरे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर है मेरे पास x, एक नंबर है मेरे पास x इज इक्वल्स टू फ्लोटिंग पॉइंट की बात करी हुई है, तो लेट सपोज a है। ठीक है, a इंटू 10a। दूसरा नंबर है y b इंटू 10b। क्लियर है। तो यहां पे आपका जो कैपिटल A और कैपिटल B है वो है मेंटीसास। A एंड B रिप्रेजेंट्स मेंटीसा, ये याद रखना। ठीक है, स्मॉल a एंड स्मॉल b आपके क्या है, एक्सपोनेंट्स। कैपिटल A और कैपिटल B मेंटीसास, एक्सपोनेंट। सर माइक पीछे रहे। बड़ी प्रॉब्लम है इसमें। लो नाउ सबसे पहले क्या है, कंसीडर द टू नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। दो नंबर्स लिए मैंने, a की वैल्यू है मेरे पास, मैंने दो नंबर लिए, x इज इक्वल्स टू 0.9504 इंटू 10⁻³ y इज इक्वल्स टू 0.8200 इंटू 10⁻²। ठीक है, यहां पे बेटा a की वैल्यू क्या है आपके पास, ये, और b की वैल्यू क्या है आपके पास, स्मॉल a की वैल्यू क्या है 3, स्मॉल b की वैल्यू क्या है 2। ये मैंने वैल्यूज लिख दी। ठीक है, मेंटीसास और एक्सपोनेंट्स की वैल्यू दे दी आपको। उसके बाद हमको करना क्या है, इसके ऊपर पाइपलाइन करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, ये आपकी 4 सेगमेंट पाइपलाइन है। सबसे पहला सेगमेंट क्या कहता है, कंपेयर। क्या करना है आपको, कंपेयर द एक्सपोनेंट्स। आपको एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करना है बाय सब्ट्रैक्शन, ये याद रखना। एंड उनमें से जो सा बड़ा एक्सपोनेंट है उसको चूज कर लेना है एज ए एक्सपोनेंट ऑफ द रिजल्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये रुक जाओ, मैं पहले सेगमेंट समझ लो, उसके बाद ये समझाता हूं कि करना कैसे है। ठीक है, तो पहले सेगमेंट्स के अंदर आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, किसका, एक्सपोनेंट्स का बाय सब्ट्रैक्शन। एंड जोन सा एक्सपोनेंट इन दोनों में से बड़ा है, इट विल बी टेकन एज अ एक्सपोनेंट ऑफ द रिजल्ट, राइट। एंड इन केस ऑफ सेकंड सेगमेंट, अलाइनिंग द मेंटीसा नंबर्स, आपको क्या करना है, इनकी अलाइनमेंट करनी है। सेकंड सेगमेंट के अंदर क्या करना है आपको, अलाइन मेंटीसा। जो आपकी सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आया है वो आपका मेंटीसा बताता है कि आपको अलाइनमेंट करनी है उस मेंटीसा के साथ जो आपका फर्स्ट वाले का सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट आया है। ठीक है, थर्ड। ठीक है, सो अलाइनिंग द मेंटीसा नंबर्स, इसने क्या करा है, तो मैं साथ साथ में बता ही देता हूं, ये देख लो। सेगमेंट 1 के अंदर क्या करना था आपको, सेगमेंट 1 के अंदर हमने करा है 3 - 2, ये किसके बराबर था, 1 के। इतने नंबर को आपको स्टेप 2 के साथ अलाइनमेंट देनी है। एंड बड़े वाला एक्सपोनेंट जो है 3, वो आपका सेकंड वाले स्टेप का सेगमेंट का एक्सपोनेंट बन जाएगा, दैट इज 10⁻³
3। समझ आ गया? ठीक है, अब ये जो 1 है, 1 की अलाइनमेंट कैसे दी है आपने? आपको दोनों को क्या करना है? सेम करना है। तो 1 की अलाइनमेंट थी, दैट इज इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 10 के साथ डिवाइड कर दो, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया? 3। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा? 0.0820। समझ आ गया? यस सर। समझ आया कैसे आया? सबसे यस पहले सर। कॉमन के अंदर दोनों को हम कंपेयर करा, किनको? एक्सपोनेंट्स को, बाय सब्ट्रैक्शन। 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। ये आपका आ गया कि आपने राइट हैंड साइड के ऊपर उसको शिफ्ट करना है। तो आप जब इसको राइट हैंड साइड के ऊपर अलाइन करोगे, अलाइन किसको करना है? मेंटीसा को। तो मेंटीसा की अलाइनमेंट आपको क्या करनी है? दोनों का एक्सपोनेंट सेम करना है, मींस यहां पे भी 3 आना चाहिए। तो 3 कैसे आएगा? when you divide it by 10 and multiply it by 10, so here you will get ठीक है। अब ये वाला और ये वाला जो एक्सपोनेंट था आपका सेम हो गया। समझ आ गया? रिपीट सर, एक बार रिपीट सर। सबसे पहले के अंदर आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर किसको करना है? एक्सपोनेंट्स को बाय सब्ट्रैक्शन। 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 क्या आता है? 1। मींस 1 की अलाइनमेंट देनी है, सो दैट कि यहां पे अगर यहां पे होता मेरे पास 4, आंसर क्या आना था? 2, तो यहां पे अलाइनमेंट हो जानी थी 2 की। फिर यहां पे 100 के साथ मल्टीप्लाई करना था, 100 के साथ ही डिवाइड करना था आपको। ठीक ठीक है, लेकिन यहां पे अलाइनमेंट है, कंपेयर करा, इसको कंपेयर करा बाय सब्ट्रैक्शन, आंसर आया 1। तो सेकंड सेगमेंट के अंदर आपको करना है अलाइन मेंटीसास। तो 1 की राइट शिफ्ट करनी है। 1 की राइट शिफ्ट का मतलब है 10 के साथ डिवाइड, 10 के साथ मल्टीप्लाई। तो यू विल गेट 0.0820 इंटू 10⁻3, क्योंकि मेंटीसा एक्सपोनेंट सेम करना है, क्योंकि वो आपका चूज होता है स्टेप नंबर सेकंड का एक्सपोनेंट। उसके बाद स्टेप 3 क्या कहता है? स्टेप 3 कहता है एडिशन ऑफ 2 मंटीसास। हम दोनों मंटीसास को ऐड करेंगे। तो जब मैं दोनों मंटीसास को ऐड करा तो आपके पास क्या आया? z की वैल्यू आ गई 1.0। इसको और इसको ऐड करा, 0.0820 और 0.9504 को ऐड करा, मेरे पास रिजल्ट क्या आया? 1.034 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻3, क्योंकि वो तो सेम ही रहेगा ना। ये सेगमेंट 3 का पता चल गया कि सेगमेंट 3 के अंदर कैसे आया? यस सर। सिंपली मैंने बेटा क्या करा है? इन दोनों को ऐड कर दिया और कुछ नहीं करा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, कुल मिला के वो ऐड करने में आसानी हो, इसीलिए एक्सपोनेंट को सेम करके फिर उसको ऐड। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसको हमने प्रोसेस के अंदर लिखा हुआ है कि अलाइनमेंट देनी है आपको। समझ आया? इसलिए दोनों का मंटीसास में सेम रख रहा हूं। नेक्स्ट सेगमेंट 4 के अंदर बेटा क्या करना है? आपको नॉर्मलाइज करना है। किसको? रिजल्ट को। नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि वेन एवर यू हैव अ फर्स्ट डिजिट, पॉइंट से पहले आपके पास ये 1 अगर आता है तो उसकी नॉर्मलाइजेशन करनी है। अगर पॉइंट से पहले ये जो चीज है इट शुड बी नॉन जीरो होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, इट शुड बी नॉन जीरो। तो इसको कैसे करेंगे? सेगमेंट 4 के अंदर नॉर्मलाइजेशन करनी है। अगेन यू नीड टू डिवाइड इट बाय 10 एंड मल्टीप्लाई इट बाय 10, यू विल गेट 10⁻4। so this is your answer। समझ आया? आपका जो पॉइंट से पहले जो डिजिट है इट शुड बी नॉन जीरो।
शुड बी 0, नॉन जीरो आएगा तो अलाइनमेंट करनी है, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो हुआ, यहाँ पे 1 है, ये नॉन जीरो है, आपको उसको 0 बनाना है, तो इसलिए मैंने उसको क्या कर दिया, अलाइनमेंट कर दी है बाय 1। समझ आ गया? सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग। लेकिन ये पाइपलाइन में चल कैसे रहा है, डायग्राम देखिए। तो सबसे पहले कंपेयर करा था, अलाइन किया था, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, और नॉर्मलाइज द रिजल्ट। देखिए सबसे पहले रजिस्टर आर के अंदर एक्सपोनेंट्स गए, दूसरी तरफ आर के अंदर मेंटीसास गए, ठीक है। सेगमेंट 1 ने क्या करा, कंपेयर एक्सपोनेंट्स करे बाय सब्ट्रैक्शन, 3 - 2 = 1। वो किसके अंदर स्टोर हो गया, आर के अंदर। वो डिफरेंस जो आया था वो मैंने किसके लिए यूज करा था, अलाइनमेंट के लिए। किसकी, मेंटीसास की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, चूज एक्सपोनेंट। जो बड़े वाला एक्सपोनेंट था 3, वो हमने चूज कर लिया था। देन आर के अंदर रिजल्ट आया, सेगमेंट 3 के अंदर क्या हुआ, वो वाला जो आपका रिजल्ट है मेंटीसास का, उसके ऊपर हमने एडिशन करी थी सेगमेंट 3 के अंदर। आफ्टर दैट फिर आपका जो रिजल्ट है वो आर के अंदर आया, और एडजस्ट एक्सपोनेंट, नॉर्मलाइज द रिजल्ट। ये आपका पाइपलाइनिंग है, अर्थमेटिक पाइपलाइनिंग है इस चीज की। समझ आ गया? क्लियर है बेटा? यस सर। अगर पेपर में न्यूमेरिकल आएगा तो कर सकते हो ये न्यूमेरिकल? यस सर। यस सर। चलो Yes, वेरी sir. नेक्स्ट है लास्ट अंडर दिस चैप्टर, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। तो जैसे आपकी डेटा के ऊपर इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक पाइपलाइन लगती है, वैसे ही इंस्ट्रक्शन के ऊपर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन चलती है। सो इन द मोस्ट जनरल केस द कंप्यूटर नीड्स टू प्रोसेस ईच इंस्ट्रक्शन विद द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, नॉर्मली इंस्ट्रक्शन फेच करते हो मेमोरी से। इंस्ट्रक्शन फेच करी जाती है मेमोरी से, उसके बाद क्या होता है, उसको डिकोड करा जाता है। अगर आपको हार्डवायर्ड का पोर्शन याद हो तो आपने उसको डिकोड करा था। आफ्टर दैट कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस। ऑपरेंड फेच किया जाता, पहले इंस्ट्रक्शन फेच कर ली, उसके बाद ऑपरेंड फेच किया, फिर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, और लास्ट के अंदर क्या होता है, उसका रिजल्ट स्टोर करवाया जाता है। इट कुड बी अ मेमोरी और इट कुड बी योर रजिस्टर, ठीक है। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के। सो डिफरेंट सेगमेंट्स में टेक डिफरेंट टाइम्स टू ऑपरेट ऑन द इनकमिंग इंफॉर्मेशन। तो ये जो हमारे 6 स्टेप्स हैं, इसके लिए आप एक एक सेगमेंट ले सकते हो। तो मिनिमम आपको कितने सेगमेंट्स यूज होंगे, 6, ठीक है। उसके बाद कुछ सेगमेंट्स को हम स्किप भी कर सकते हैं फॉर सर्टेन ऑपरेशंस। द डिजाइन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन विल बी मोस्ट एफिशिएंट if the instruction cycle is divided into segments of equal duration। अगर हर एक सेगमेंट की जो है वो ड्यूरेशन इक्वल हो तो इट विल बी कंसीडर्ड एज योर मोस्ट एफिशिएंट पाइपलाइन। तो हम अज्यूम करते हैं कि अज्यूम करा कि जो आपका डिकोडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन है उसको मैंने क्लब कर लिया है विद द कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव एड्रेस इनटू 1 सेगमेंट। मींस आपका जो स्टेप नंबर 2 था और स्टेप नंबर 3 था उसको क्लब कर लिया, एक बना दिया। सिमिलरली assume further that the most of the instructions place the result into a processor registers, so the instruction execution and storing of the result can be combined into one segment। mean number 5 and 5th is clubbed। तो उससे क्या हुआ, 2 segments reduce हो गए। तो after the reduction you will get only 4। देखिए ये समझ आया कैसे किया, सेकंड और थर्ड को क्लब कर लिया, फोर्थ और फिफ्थ को क्लब कर लिया। इसमें ये जो है ना, सेकंड और थर्ड को क्लब कर लिया, ये दोनों क्लब हो गए, और यहां पे फिफ्थ और सिक्स्थ को क्लब हो गया। तो
तो इससे क्या हुआ, मेरे 2 सेगमेंट्स कम हो गए। ठीक है, तो पहले को नाम दे दिया हमने एफ आई का, फेच एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। उसके बाद डी ए, डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड कैलकुलेट द इफेक्टिव एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। नेक्स्ट एफ ओ, फेच द ऑपरेंड। नेक्स्ट है एग्जीक्यूट द ऑपरेशन, ई एक्स, एफ आई डी ए एफ ओ ई एक्स। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन के अंदर मैं ये कोड यूज करूंगा, एफ आई डी ए एफ ओ ई एक्स। ठीक है जी, चलिए 4 सेगमेंट सीपीयू पाइपलाइन। तो इसका फ्लो चार्ट देख लो। अगर आपके पास एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है, पहले इंस्ट्रक्शन फेच हुई, उसको मैंने डिकोड करा, अगर रास्ते में कोई ब्रांच नहीं आई तो ऑपरेंड फेच किया जाएगा और आपकी सिंपल सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली इसके बाद फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन आई, फिर ब्रांच नहीं आई तो नॉर्मल एग्जीक्यूशन चल रही है। इफ इन केस अगर आपके पास ब्रांच आ जाती है, मींस किसी ने आकर उसको डिस्टर्ब कर दिया, सो इन दैट केस आपके पीसी की वैल्यू अपडेट की जाती है और पाइप के कंटेंट्स को क्लियर कर देता किया जाता है। ठीक है, सो दैट कि नई इंस्ट्रक्शन को फेच किया जा सके। समझ आ गया? ये जो ब्रांच है वो इंटरप्ट की तरह काम करती है। ठीक है, और अपडेट पीसी कर दिया, अपनी पाइपलाइन को एम्प्टी कर दिया, सो दैट टू फेच द न्यू इंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगर आपकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद कोई इंटरप्ट आ जाता है तो इवन दो आप इंटरप्ट हैंडलिंग के पास जाओगे और अपने पीसी की वैल्यू को अपडेट कर दोगे। अगर इंटरप्ट नहीं आया बेटा तो आपकी नई इंस्ट्रक्शन फेच करी जाएगी। ठीक है, अगर नॉर्मल फ्लो चल रहा है तो ये चीज एग्जीक्यूट होगी आपकी। पहले फेच हुआ, डिकोड हुआ, ब्रांच नहीं आई, ऑपरेंड फेच किया। ऑपरेंड का मतलब क्या होता है? डेटा फेच किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अगर उसके बाद भी इंटरप्ट नहीं आया फिर अगली इंस्ट्रक्शन आई। लेकिन अगर मैंने डिकोडिंग की है, डिकोडिंग के बाद कोई ब्रांच आ गई तो उसके बाद आपको यू नीड टू अपडेट द वैल्यू ऑफ योर पीसी सो दैट टू क्लियर द पाइप कंटेंट्स। ठीक है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3 और सेगमेंट 4, ये आपकी है 4 सेगमेंट सीपीयू पाइपलाइन, 4 इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। ठीक है, तो ये आपका पहले डेटा था, टास्क लिखते थे ना T1 T2 T3, अब हम लिखेंगे इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो पहले FI हुआ, पहली इंस्ट्रक्शन का FI। ठीक है, यहाँ पे DA फेच ऑपरेंड, ये पहली इंस्ट्रक्शन का चल रहा है। मींस के पहली इंस्ट्रक्शन को करने के लिए मेरे को कितना टाइम लगा? 4 क्लॉक साइकिल। उसके बाद सेकंड इंस्ट्रक्शन आई, उसको भी 4 क्लॉक साइकिल्स लगे। थर्ड आई, फोर्थ आई, फिफ्थ आई, पहले फेच हुई फिर डिकोड हो गई। इस केस के अंदर बेटा मैंने अज्यूम करा हुआ है कि मेरे पास 2 अलग अलग मेमोरीज हैं, एक डेटा को लिए और एक इंस्ट्रक्शन के लिए। अगर अदरवाइज यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, मतलब कि थर्ड, देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेप के ऊपर FO और FI इकट्ठा लिखा हुआ है। अगर आपके पास सिंगल मेमोरी होती तो इधर यू कैन फेच द इंस्ट्रक्शन और यू कैन फेच द ऑपरेंड। अब दोनों चीजें सेम टाइम के ऊपर नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए अज्यूम करा है कि मेरे पास सेम डिफरेंट मेमोरी है इंस्ट्रक्शन के लिए और डिफरेंट मेमोरी है डेटा के लिए। मेरी यहाँ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अलग पड़ी हुई हैं और मेरा जो डेटा है वो अलग पड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई कंफ्लिक्ट नहीं आया। ठीक है, अब इफ इन केस ब्रांच आ गई, तो जब ब्रांच आई, लेट सपोज कि थर्ड आपकी जो इंस्ट्रक्शन है ना वो ब्रांच इंस्ट्रक्शन है, तो इन दैट केस आपको क्या करना पड़ा? अपनी अपडेट वैल्यू की पीसी की, मींस अब इसको एम्प्टी कर दिया। अगर एम्प्टी कर दिया तो फोर्थ वाली बेटा इंस्ट्रक्शन आपकी वहीं रुक जाएगी, ये नहीं चली। समझ आया? उसके बाद ये वाली नई इंस्ट्रक्शन आपकी फेच हुई यहां से। जितनी देर तक आपकी थर्ड वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती ना, उतनी देर तक आप नई इंस्ट्रक्शन को फेच नहीं कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड ब्रांच। ठीक है,
सो हमारे पास तीन तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं इन केस ऑफ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन. द फर्स्ट इज कॉल्ड रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, ये कब आता है कि जब आप सेम मेमोरी यूज कर रहे हो इंस्ट्रक्शन के लिए भी और सेम मेमोरी यूज कर रहे हो डेटा के लिए भी. ठीक है, सो सोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स कॉज्ड बाय एक्सेस टू मेमोरी बाय टू सेगमेंट्स एट द सेम टाइम. Most of these conflicts can be resolved by using separate instruction and data memories. जो मैंने आपको फर्स्ट केस के अंदर बताया था ना कि आप वॉइस बहुत स्लो आ रही है. FO. हाँ जी, अगर आप सेम मेमोरी यूज करोगे तो ये चीज बेटा पॉसिबल कभी भी नहीं है. आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पाइपलाइन को कुछ इस हिसाब से इंस्टॉल करना पड़ेगा सो दैट कि ऑपरेंड फेच और इंस्ट्रक्शन फेच सेम के अंदर ना हो. अगर आप सेम मेमोरी यूज कर रहे हो, ये आपका कॉन्फ्लिक्ट है. ठीक है, फेच ऑपरेंड और फेच इंस्ट्रक्शन इकट्ठे नहीं आ सकते हैं. दिस इज कॉल्ड रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट. तो इस केस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहला इसका सोल्यूशन तो यह है कि आप अलग अलग मेमोरी यूज कर लो. यू कैन यूज सेपरेट मेमोरी फॉर डेटा एंड सेपरेट मेमोरी फॉर इंस्ट्रक्शन. ठीक है, और इसका सेकंड सोल्यूशन क्या है कि आप अपनी पाइपलाइन को इस हिसाब से करो कि आपका जो अगर यहां पे ऑपरेंड फेच आ रहा है तो इसके नीचे यहां पे खाली हो जाए और आपकी जो इंस्ट्रक्शन फेच है वो अगले स्टेप में जाए. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पाइपलाइन विच इज कॉल्ड पाइपलाइन कॉन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट है आपके पास डेटा डिपेंडेंसी. डेटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, लेट्स सपोज यहां पे आपके पास है y इज इक्वल्स टू x प्लस 3 एंड नीचे आपने लिखा हुआ है x इज इक्वल्स टू 2. अब यहां पे क्या है, y जो है इट इज डिपेंडेंट अपॉन 2. जितनी देर तक ये वाली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी. तो दिस इज कॉल्ड डेटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट. जब आपकी एक इंस्ट्रक्शन जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है. दिस इज कॉल्ड डेटा डिपेंडेंसी कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, लास्ट इज ब्रांच डिफिकल्टीज. तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जब आपके पास ब्रांच आ जाती है देन यू नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ योर पीसी. प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ती है. ठीक है, सो विद दिस योर चैप्टर. सर ये डिपेंडेंसी वाले कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए क्या करना होता है? किसको बेटा? सर ये जो डिपेंडेंसी वाला डेटा कॉन्फ्लिक्ट है. डिपेंडेंसी. यस सर. इस केस के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, एक नई इंस्ट्रक्शन को और इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन दोनों के बीच में. x इज इक्वल्स टू 2, यहां पे मैं लिख देता हूं z इज इक्वल्स टू 5. यहां z के ऊपर मैंने लिख दिया कोई भी इंस्ट्रक्शन यूज कर ली सो दैट कि उसका फेच जो है उसके fi और fo इकट्ठे ना हो सके. तो मैंने एक और इंट्रोड्यूस कर दी इंस्ट्रक्शन. ठीक है, अब वो दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते हैं. समझ आया? पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन फेच हुई, वो डिकोड हुई, एग्जीक्यूट हुआ. ठीक है, ऑपरेंड फेच करा 2, उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन हुई. ठीक है, तो उतनी देर में इन दोनों का गैप आ गया है. इसका फेच ऑपरेंड और इसका फेच ऑपरेंड इकट्ठा नहीं आ सकता है. तो हमने एक नई इंस्ट्रक्शन इंट्रोड्यूस कर दी. तो इसका जो सोल्यूशन है वो है बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू इंस्ट्रक्शन इन बिटवीन. तो ये उसका सोल्यूशन है. समझ आ गया? Yes, sir. So with this your chapter is over and we have two polls with us, poll number 3 and poll number 4. Let's proceed with poll. बहुत आसान है, आंसर कीजिए इसका.
सर आपने पोल लॉन्च कर दी है? Hurry up, hurry up. I am going to end the poll. 20 seconds more.
So which is the conflict in instruction pipelines? Data, resource, branch or all? The answer is all. ठीक है, data, dependency, resource, conflict and branch. So तीनों के तीनों हैं. So during the branch conflict, which register needs to be updated? तो पीसी की वैल्यू को हम अपडेट करते हैं, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को हम अपडेट करते हैं, सो दैट कि आपकी जो पाइपलाइन है वो एम्प्टी हो जाए. तो इन केस यू हैव अ इंटरप्ट विद यू, तो इंटरप्ट के केस के अंदर भी बेटा पीसी की वैल्यू को अपडेट किया जाता है. ठीक है, सो विद दिस योर चैप्टर इज फिनिश्ड. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन चैप्टर, दैट इज मेमोरीज. तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो सिलेबस है वो खत्म हो जाए. ठीक है, जो आपका नेक्स्ट वीक में लेक्चर लगेगा. तो बेटा आज हम ना थोड़ा सा 5 मिनट के अंदर मैं आपको लैब का थोड़ा सा काम बता दूं कि उसके अंदर आपको क्या करना है. तो स्क्रीन विजिबल है ना? ये स्क्रीन विजिबल है आपको. सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, गूगल के ऊपर जाकर, ये दिख रहा है जो मैं कर रहा हूं बेटा? हेलो, यस सर. जो मैं लिख रहा हूं गूगल के ऊपर आपको जाना है एंड हियर यू नीड टू राइट GNU सिम. ठीक है, GNU सिम 8085 सिमुलेटर, ये आपको डाउनलोड करना है. ठीक है, सर विजिबल नहीं है, आपने क्या टाइप किया? स्क्रीन के ऊपर बेटा GNU सिम 8085 सिमुलेटर. ये स्क्रीन विजिबल नहीं है जो मैं दिखा रहा हूं आपको? नो सर. क्यों? सर विजिबल है. अब देखिए, मैंने गूगल खोला, गूगल के ऊपर लिखा मैंने GNU 8085 सिमुलेटर. अब विजिबल है? सर. नो यस, सर. नो सर. नो सर. क्यों नहीं विजिबल? सर दिस पीसी है, फाइल्स हैं. क्या आ रहा है वहां पे? फाइल्स शो हो रही हैं सर. अब फाइल शो हो रही हैं? यस सर. एक मिनट रुको जरा. अब देखो बेटा, यस सर. गूगल आ गया. यस सर. आ गया. यस सर. यस सर. यहाँ पे आपको लिखना है GNU 8085 सिमुलेटर. ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज के ऊपर जो आपके पास आया, इसको बेटा आपने ना डाउनलोड कर लेना है. ठीक है, ये डाउनलोडिंग Yes, sir. स्टार्ट हो गई है मेरी. योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली. ये बोल रहा है कि ये फोल्डर ना मूव हो गया है, तो आपका जो एग्जैक्ट पाथ है उसने ये बताया है, तो हम इसको करते हैं Ctrl+C, ये करा Ctrl+V, एंटर मारा. विजिबल है ना, दिख रहा है ना जो मैं कर रहा हूं? यस सर. यस सर. तो वहां से मेरे को सॉफ्टवेयर नहीं मिला, ये खुला GNU सिम 8085. यहाँ पे है ऑल डाउनलोड्स, ये दिख रहा है ऑल डाउनलोड्स. यस सर. यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है. वेबसाइट है github.com. ठीक है, तो नीचे आपको ये exe फाइल दिख रही है सेकंड नंबर के ऊपर. यस सर. इस पे क्लिक करना है यस आपको. सर. .exe फाइल डाउनलोड करनी है आपको. ठीक है, तो जब ये डाउनलोड करोगे आप लोग,
आपके पास फाइल आ जाएगी ये डाउनलोड हो रही है, अभी भी टाइम लग रहा है, तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुई हुई फाइल, चलो इसी को होने दो। ये दिख रहा है ना आपको, डाउनलोड कर रहा है वो, देखो 0 सेकेंड्स लेफ्ट। बेटा विजिबल है ना? यस सर। Yes, sir. रिस्पॉन्ड करते जाओ मेरे को। लीजिए ये फाइल आपके पास खुल गई है, उसको मैंने रन किया, ठीक है, ये फाइल है, ये दिख रही है आपको सबको? यस सर। ये वाली फाइल आ गई, ठीक है। तो इसको मैंने डबल क्लिक करके रन किया, यस, ओके, इंस्टॉलेशन बहुत आसान है, आई एक्सेप्ट द टर्म ऑफ लाइसेंस एग्रीमेंट, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, इंस्टॉल कर दो। ये इंस्टॉलेशन हो रही है आपकी, ठीक है, ये इंस्टॉलेशन चल रही है। तो रन करते हैं, रन के ऊपर टिक लगा के फिनिश कर दो। तो ये आपका सिमुलेटर लोड होने जा रहा है, ये चल पड़ा, ठीक है बेटा, क्लियर है? तो ये आपका सिमुलेटर दिखने में बेटा ऐसा है, ठीक है। इसकी लेफ्ट साइड के ऊपर आपके सारे रजिस्टर्स आ रहे हैं, ये जो फ्लैग्स हैं जो हमने पढ़े थे PSW के अंदर, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड के अंदर फ्लैग्स पढ़ाए थे, ये वो वाली वैल्यूज है। यहाँ पे A इज अकमुलेटर रजिस्टर, BC, DE और HL रजिस्टर पेयर्स हैं, PSW प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर और इंटरप्ट रजिस्टर। उसके बाद अगर आप वैल्यूज देखना चाहते हो कि 10 को मैं हेक्स में कैसे देख सकता हूं, 10 इज इक्वल टू A, सिमिलरली एक किसी और का देखना चाहते हो, सपोज F है, उसका डेसिमल देखना चाहते हो तो यहाँ पे रखे 15, ठीक है, ये देख सकते हो। सिमिलरली IO पोर्ट्स, मेमोरी को आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो यहाँ से। देन यू हैव कीपैड, ये जो आपकी राइट हैंड साइड है, यहाँ पे आप लोग लिखोगे अपना प्रोग्राम, ये आपकी स्पेस है जहाँ पे आपको लिखना है प्रोग्राम। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने प्रोग्राम लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे जोन सी भी इंस्ट्रक्शन के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, जैसे कि कैरी विद 0, ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो वो आपको इंस्ट्रक्शन के बारे में बता देगा, ठीक है। इसके साथ हमारे पास है मेमोरी, तो ये एड्रेस आ रहे हैं, उसका एड्रेस आ रहा है और साथ में डेटा। तो मैं यहाँ पे लोड करने जा रहा हूँ 0000, अपना प्रोग्राम जो है वो लोड करने जा रहा हूँ क्वाड जीरोस के ऊपर। तो मेरा प्रोग्राम क्या है, दो नंबर्स को ऐड कर रहा हूं मैं, MVIA, 05H। तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, मूव इमीडिएट, अकमुलेटर के अंदर मैंने डेटा मूव करा है 5, ठीक है। दूसरा है MVIC, 06H, पहला नंबर मैंने लिया है A के अंदर, A रजिस्टर के अंदर, दूसरा नंबर लिया मैंने C के अंदर। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखिए आपके रजिस्टर्स खाली है ना अभी बेटा, रिस्पॉन्स। यस सर। ठीक है, ये आपका छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर मैंने क्या करा है, दो नंबर्स को पहले डाला है एक एक रजिस्टर्स के अंदर, आफ्टर दैट मैंने एडिशन करी है, ठीक है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। पहला नंबर डाला मैंने अकमुलेटर के अंदर, दूसरा नंबर डाला मैंने C के अंदर और इन दोनों को ऐड करा। तो ऐड C ने क्या करना है, A प्लस C करके रिजल्ट अगेन किसके अंदर स्टोर कर देना है, अकमुलेटर। अकमुलेटर के अंदर। वेरी गुड, ठीक है। तो A के अंदर आ जाएगा आपका 05, C के अंदर आ गया आपका 06, एडिशन ने क्या करना है, A प्लस C मींस आपका जो रिजल्ट है क्या आना चाहिए, 11, ठीक है, हेक्सा की फॉर्म में 11 आना चाहिए, वो अकमुलेटर के अंदर स्टोर होगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो इसको अब आपको क्या करना है, असेंबलर के अंदर जाकर असेंबल करना है। सबसे पहले F8 शॉर्टकट भी है उसका, असेंबल करा, ठीक है।
तो पाथ बोल रहा है आपको कि सेव करने के लिए पाथ हमने इसको यहाँ पे इसका नाम रखा पहले, जैसे कि ऐड है। तो 2 मिनट सर, ये देखिए राइट हैंड साइड के ऊपर बेटा लिखा हुआ आ गया प्रोग्राम असेंबल्ड सक्सेसफुली, right? It has been written over here, program assembled successfully. After that you need to run it by executing it. एग्जीक्यूट करेंगे इसको, असेंबलर के अंदर जाकर इसको एग्जीक्यूट पे प्रेस कर दिया, प्रोग्राम आपका बेटा एग्जीक्यूट हो चुका है। देखिए सबसे पहले था MVIA, उसका कोड आ चुका है 62, राइट हैंड साइड के ऊपर देखिए 62, ठीक है, पहली मेमोरी लोकेशन के ऊपर ये कोड है 62। उसके बाद 001 पे डेटा डाला था हमने 5, 002 के ऊपर MVIC का कोड है, वो क्या है, MVIC का कोड है 14। उसके बाद डेटा डाला था 6, तो वो थर्ड के ऊपर 6 आ गया, ठीक है। फिर है एड C और हॉल्ट, तो ये आ गया एड C 4th लोकेशन के ऊपर और हॉल्ट आ गया 5th के ऊपर। सो इसको पूरे को करने के लिए मेरे को कितना टाइम लगा, 0 से लेकर 5 तक 6 बाइट्स लगी, ठीक है। और आपका जो रिजल्ट है अकमुलेटर के अंदर B स्टोर हो चुका है। 11 का जो कोड होता है हेक्सा की फॉर्म के अंदर वो कितना होता है, B, ठीक है। और B का लोअर के C के अंदर डाला था ना हमने 6, तो C के अंदर आ गया 6, ठीक है। चलिए ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम है, बाकी मैं आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा। समझ आ गया इसके बारे में? थैंक यू।